हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर को हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। चलिए, बाकी कुछ और क्वेश्चन आंसर्स है जिन्हें हमें आज कंप्लीट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स को हमने कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग करके दर्शाइए कि हमारी हथेली पारभाषी है। तो ऐसा प्रयोग हमें करना है जिससे हमें बताना है कि जो हमारी हथेली है वो पारभाषी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पारभाषी वस्तुएं होती क्या है ना। चलिए, तो पारभाषी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनसे हम आर पार पूरे तरीके से नहीं देख सकते, और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा देख सकते हैं, है ना। यानी कि ना तो वो ओपेक है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं है, ना ही वो ट्रांसपेरेंट है कि बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है इसमें बच्चों? हम थोड़ा बहुत इसके आर पार देख सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं, पार्शियली देख सकते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है पारभाषी। जैसे कि हमने बात की थी बटर पेपर या वैक्स पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, तो ये सभी कैसे हैं? पारभाषी हैं, यानी कि ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए, पारभाषी तो हम समझ गए। एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमें क्या करना है, किसी अंधेरे क्षेत्र में टॉर्च के शीशे को अपनी हथेली से ढक लें, फिर टॉर्च जलाएं और अपनी हथेली को विपरीत दिशा से देखें। सिंपली क्या करना है, मान लेते हैं ये है हमारी हथेली, और यहाँ से हमने यहाँ पर हथेली पर टॉर्च डाली। ठीक है, फिर टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च जलाएं और अपनी हथेली को विपरीत दिशा से देखें। इसके अपोजिट, यानी कि अगर टॉर्च इस डायरेक्शन से जा रही है तो हमें इस डायरेक्शन से देखना है, अपोजिट डायरेक्शन से देखना है। ठीक है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि, लेकिन हम देख सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी हथेली के माध्यम से प्रेषित होती है। यह प्रयोग दर्शाता है कि जब एक शक्तिशाली प्रकाश किरण हमारी हथेली से होकर गुजरता है तो वह पारभाषी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे आपने कई बार घरों में भी देखा होगा, है ना, बचपन में हम क्या करते हैं, अपनी हथेली, ठीक है, इस पर क्या करते हैं, एक तरफ से टॉर्च ऑन करते हैं और उसके पीछे की तरफ से देखते हैं तो हमें रेड 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 दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर कोई शक्तिशाली प्रकाश हमारी हथेली से होकर गुजरता है तो वह पारभाषी हो जाती है। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलास कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता? चलिए, या यहाँ पर गिलास की जगह कागज भी हो सकता था, कि गिलास को जो है कागज के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता, या कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि बच्चों, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब, चलिए, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाती है ना, कोई भी वस्तु कौन से मटेरियल से बनेगी ये किस पर डिपेंड करता है, ये उसके गुणों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमें रोटी पकाने के लिए एक तवा बनाना है, ठीक है, तो वो तवा अगर हम लकड़ी का बना दें,
वो वही तवा अगर हम किसी कागज का बना दे या कपड़े का बना दे तो क्या बना सकते हैं? देखो बना तो सकते हैं, शेप दे करके, काट के, जुड़ा करके बना तो सकते हैं, लेकिन क्या लकड़ी का तवा वो काम करेगा? जो हमारा रियल तवा होता है, जो कि धातु से बना हुआ होता है, जो वो काम करता है, क्या लकड़ी का तवा वही काम करेगा? नहीं ना। जैसे हम उसको आग के ऊपर रखेंगे तो लकड़ी का तवा जलने लग जाएगा, है ना, रोटी कैसे पकेगी उस पे? वैसे ही अगर हम कागज का कोई तवा बनाते हैं तो उस पर भी क्या होगा, उसको जैसे ही हम आग पर रखेंगे वो तो जलने लग जाएगा, रोटी उसके ऊपर बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो तवा किसका बनेगा? हम जो है कोई भी बर्तन अगर हमें बनाना है जिसमें हमें खाना पकाना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे आग के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमें पता है कि उसे आग के ऊपर रखना है तो हम उसे हमेशा किसी ऐसे ही धातु का बनाएंगे ना जो क्या कर सके, जले ना आग से। ठीक, चलिए, तो चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि कौन सी वस्तु को कौन से पदार्थ से बनाया जाएगा ये उसके गुणों पर आधारित होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि गिलास हमें बनाना है लेकिन कपड़े के टुकड़े से नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखो, गिलास का गुण क्या है, यानी कि गिलास को हम बना क्यों रहे हैं? ताकि वो अपने अंदर कोई लिक्विड जैसे कि पानी, दूध या कोई हॉट लिक्विड जैसे कि चाय है, सूप है, जूस है, कुछ भी है, वो अपने अंदर रख सके, है ना, हम उसको पी सके या उसका उपयोग कर सके। ठीक, तो गिलास हम कपड़े का बना सकते हैं लेकिन उसमें वो गुण नहीं होंगे जो हमारे मेटल के या प्लास्टिक के बने हुए ग्लास में होंगे। ठीक, या मिट्टी के बने हुए ग्लास में होंगे तो वो गुण उसमें नहीं होंगे। इसीलिए हम गिलास को जो है कपड़े का नहीं बना सकते या हम कागज का भी नहीं बना सकते। चलिए, तो इसको रीड करते हैं। तरल पदार्थ को रखने के लिए हम कांच, प्लास्टिक और धातु से बने गिलासों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ तरल पदार्थ को रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर है कि ये पदार्थ तरल पदार्थ को रखने में सक्षम है। कौन से? अगर हम प्लास्टिक का बना हुआ, कांच का बना हुआ या धातु का बना हुआ कोई गिलास लेते हैं तो। अब कपड़े का गिलास क्यों नहीं बनाएंगे? देखो, जैसे ही हम उसमें कोई लिक्विड डालेंगे, कपड़े का अगर हमने गिलास बनाया और उसमें गरम गरम चाय डाल दी, ठीक है, तो जैसे ही हम उसमें चाय डालेंगे तो चाय क्या होगी, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, तो वो चाय उन छेदों से नीचे गिर जाएगी। ठीक, चलिए, तो निम्नलिखित कारण है कि कपड़े से बने गिलास में तरल पदार्थ नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कपड़े के टुकड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे तरल पदार्थ बाहर निकलता है। दूसरा, यह तरल पदार्थ को पकड़ने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ये पर्याप्त कठोर नहीं है ताकि हम इससे तरल पदार्थ को पकड़ सकें। क्लियर? चलिए, तो नोट कर लीजिए इतना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास थैली होती है, कपड़े की बनी हुई थैली जो होती है, ठीक है, तो हम उसमें कोई भी सामान रख लेते हैं। जैसे हमें कोई भी राशन का सामान रखना हो, कोई भी खाने की चीज रखनी हो, हम रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें पानी एज इट इज नहीं रख सकते। पानी को हमें किसी बॉटल में भर के ही रखना होगा, या पानी वाली कोई चीज, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ हम उस थैली में नहीं रख सकते, कपड़े की थैली में। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जैसे ही हम उसमें पानी वाले कोई भी पदार्थ डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी जो है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनसे पानी पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है कि कपड़े के टुकड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाया जाता। देखो, बना सकते हैं, है ना, कपड़े को जोड़ करके, ग्लास का शेप दे करके, उसको सिल करके ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो ग्लास वाला काम ही नहीं करेगा तो उसे ग्लास थोड़ी ना कहा जाएगा। वैसे ही हम चाहें तो कागज का ग्लास भी बना सकते हैं, जो पतला कागज जो हमारी कॉपीज हैं उनसे ग्लास बना सकते हैं, जोड़ करके, स्टेपलर लगा करके, टेप लगा करके, फेविक्विक लगा करके, जोड़ करके एक ग्लास तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें गर्म पानी डालेंगे तो वो ग्लास पूरा खराब हो जाएगा, पूरा फट जाएगा और चाय पूरी नीचे गिर जाएगी। ठीक, क्लियर इतना? चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इस टॉपिक को सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था,
है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। तो इस टॉपिक को तो हमें डिस्कस करना ही है। ठीक, तो हम वस्तुओं को समूह में बांटते हैं ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके और उनके उपयोग समझ में आए। ठीक है, और तीसरा भी एक पॉइंट हो सकता है ताकि हमें हमारा जो समय है वो बच सके, हमारा ज्यादा समय नष्ट ना हो। ठीक है, तो हम क्यों बांटते हैं? ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके और उनके उपयोग समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री मटेरियल्स। तो किन्हीं तीन वस्तुओं के नाम हमें बताने, किन्हीं तीन पदार्थों के नाम हमें बताने हैं। तो सिंपल है, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है? तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा क्या और कोई वस्तु है जो ट्रांसपेरेंट होती है? बिल्कुल, जैसे क्लियर वाटर। अगर हम बात करें क्लियर वाटर की, यानी कि साफ पानी। ठीक है, या हम बात करें एयर की, वायु, ये भी क्या है? ये भी बच्चों ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक ऑब्जेक्ट? तो आप अपारदर्शी वस्तुओं से क्या समझते हैं? तो ये हमें पता है, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जैसे कि हम बात करें लकड़ी के दरवाजे की, तो क्या लकड़ी का दरवाजा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है? नहीं, लकड़ी का दरवाजा कैसा है? अपारदर्शी है, यानी कि इसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे हम देख नहीं सकते, या हम कहीं सिंपली जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी वस्तुएं, या अपारदर्शी उन्हें वो कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे लकड़ी का दरवाजा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दीवार, जो हमारा घर बना हुआ है, जो दीवार है, तो वो भी क्या है? अपारदर्शी है ना? दीवार के क्या आर पार हमें दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है, कोई भी धातु की बनी हुई कोई चीज है, या लकड़ी की बनी हुई कोई चीज है, या प्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज है, तो ये सभी कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक से बनी हुई सारी चीजें अपारदर्शी नहीं होती। देखो, कुछ पारदर्शी भी होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक से जो व्हाइट प्लास्टिक बॉटल्स बनती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, उनसे हमें दिख जाता है आर पार। वैसे ही प्लास्टिक से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पारदर्शी नहीं होती, जो अपारदर्शी होती है। ठीक है, और कुछ ट्रांसल्यूसेंट भी होती है। ठीक है, चलिए, लेकिन लकड़ी और धातु से बनी हुई लगभग सारी चीजें ही अपारदर्शी होती हैं। जैसे हम कपड़े की बात करें, तो कपड़े से बनी हुई सारी चीजें अपारदर्शी नहीं होती, कुछ अपारदर्शी होती हैं, कुछ पारदर्शी होती हैं, कुछ पारभासी भी होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप एक ऑब्जेक्ट के बेस पे उसके मटेरियल को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या पारभासी है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि घुलनशील पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। अब घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी, है ना, कि घुलनशील पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं घुलनशील पदार्थ, जो जिन्हें हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाते हैं अच्छे से, यानी कि वो हमें पानी में नहीं दिखते, फिर पानी में एकदम गायब हो जाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम चीनी की बात करें,
ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लिखना है कि एक घुलनशील पदार्थ का एक उदाहरण हमें देना है। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा है चीनी। चीनी क्या है? एक घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील पदार्थ क्यों है? क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं। ठीक है, 1 गिलास पानी में हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाला और उस चीनी को घोल दिया अच्छे से किसी चम्मच की मदद से। तो फिर हम क्या देखते हैं, वो जो चीनी है वो गायब हो जाती है। अब वो चीनी गई कहाँ? अब वो चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल गई है। ठीक है, इसीलिए चीनी को कहा जा रहा है घुलनशील पदार्थ, पानी को नहीं कहा जा रहा है घुलनशील पदार्थ। ठीक है, चीनी को कहा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें नमक की, तो नमक भी क्या होता है, पानी में घुल जाता है। जैसे हम नमक डालें पानी में, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डालें और उस चम्मच की मदद से जब हम घोल लेंगे तो हमें दिखेगा कि जो नमक है वो पानी में अच्छे से घुल गया है। तो नमक भी क्या है, एक घुलनशील पदार्थ है। तो क्या घुलनशील पदार्थ सारे ठोस ही होते हैं? क्या कोई द्रव भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल द्रव भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे हम बात करें विनेगर की, जिसको हम सिरका बोलते हैं, हम अपने घरों में कई बार इसको खाना पकाने में, जब हम कुछ खाना बनाते हैं अलग अलग प्रकार का, तो उसमें सिरका डालते हैं। तो कभी इस सिरके को अगर हम 1 चम्मच सिरका लेकर के 1 गिलास पानी में डालें, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये एक सॉल्यूशन बन गया है, यानी कि इसमें जो है कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल जो हमारा वाटर है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देता है। तो ये सभी हमारे घुलनशील पदार्थ हैं। चलिए, क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन है, नेम वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखना है जो पानी में अघुलनशील है, यानी कि पानी में नहीं घुलता। जैसे हमने नमक, चीनी, विनेगर इनकी बात की, ये तो पानी में घुलनशील है, पानी में पूरे तरीके से अच्छे से ये घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अघुलनशील पदार्थ की, तो अघुलनशील पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम बात करें मिट्टी की या रेत की, तो हम क्या करें, सिंपली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रेत डाल दें। अब इसको उसी चम्मच से घोलने की कोशिश करें। अब कई टाइम तक, कई देर तक भी अगर हम इसे घोलते हैं, तो लास्ट में हमें क्या दिखता है कि ये अच्छे से नहीं घुला हुआ। ठीक है, हमें जो हमने उसमें रेत डाली है, जो मिट्टी डाली है, जो सैंड डाली है, वो अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेत है या मिट्टी है वो अघुलनशील है, वो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, तो क्या रेत के अलावा कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि हम मिट्टी की बात करें या हम पत्थर की बात करें, है ना, पत्थर हमने डाल दिया पानी में और उसे अच्छे से घोलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा देर बाद हम यही देखते हैं कि जो पत्थर है वो पानी में नहीं घुलता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। वही हम एक कपड़ा डाल दें पानी में या कोई धातु का कोई सिक्का डाल दें, ठीक है, या एक आपके पास पेन है, ठीक है, या पेंसिल है, तो आप क्या कीजिए, 1 गिलास में पानी लीजिए, उसमें पेन या पेंसिल डाल दीजिए और इसको घोलने की कोशिश कीजिए कीजिए किसी चम्मच या स्टिरर की मदद से। तो क्या पेंसिल या पेन पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलता, है ना? तो इन्हें क्या कहेंगे? अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। तो क्या बच्चों, जैसे कि हमने घुलनशील में बात की थी कि सिर्फ जो ठोस है वही घुलनशील नहीं होते, जो द्रव है वो भी घुलनशील होते हैं। तो क्या जो ठोस है सिर्फ वही अघुलनशील होते हैं? क्या कोई लिक्विड जो है वो भी अघुलनशील होता है? बिल्कुल। जैसे कि अगर हम मिट्टी के तेल की बात करते हैं, तो पानी में अगर हम मिट्टी का तेल डालते हैं, तो ये मिट्टी का तेल जो है पानी में नहीं घुलता। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये भी नहीं घुलता पानी में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी तेल की बात करें, सरसों का तेल हो, ठीक है, सरसों के तेल की बात करें, तो इसको अगर हम पानी में डालें और कितना भी चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश करें, कितना भी घोलने की कोशिश करें, हम क्या देखेंगे कि जो ये तेल है वो पानी में नहीं घुलेगा, उसके एक ऊपर अलग से लेयर बन जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं। यानी कि जो पानी में घुल जाए आसानी से उन्हें घुलनशील या विलेय कहते हैं, जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील या अविलेय कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, और सिर्फ सॉलिड के एग्जाम्पल हमने नहीं देखे, यहाँ पर लिक्विड में भी हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। चलिए, क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए कौन सी विशेषता मदद करती है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता मदद करती है, आप सोचिए। सॉलिड और लिक्विड अगर मिले हुए हैं तो कैसे सेपरेट किए जाएंगे, कैसे अलग किया जाएगा। यहाँ पर आंसर है बच्चों सॉल्युबिलिटी। ठीक, अगला है व्हाट इज लस्टर, लस्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि दिखावट के आधार पर जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला क्या है बच्चों, पहले हमारे लस्टरस आइटम और दूसरा है हमारे नॉन लस्टरस आइटम। अब क्या होते हैं लस्टरस और क्या होते हैं नॉन लस्टरस। देखो, लस्टरस तो वो होते हैं जो चमकदार होते हैं और नॉन लस्टरस वो होते हैं जो चमकदार नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें कोई धातु की, जैसे सोना है या चांदी है, ये सभी क्या होते हैं लस्टरस होते हैं। अच्छा, सिर्फ धातु ही लस्टरस होते हैं क्या, नहीं। अधातु जैसे कि आयोडीन है, डायमंड है, ये भी क्या होते हैं लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। ठीक है, तो इन्हें लस्टरस आइटम कहा जाता है। इनका जो सरफेस है, सतह है, उन पर चमक होती है। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज लस्टर। लस्टर इज द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल की सतह पर जो चमक है उसे ही लस्टर कहा जाता है। ठीक है, कोई रोशनी है, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में हमें एक अलग से रोशनी, अलग सी चमक दिखाई देती है, तो वो कैसा है, एक लस्टरस आइटम है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा और किसमें लस्टर होता है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम मटेरियल दैट हैज लस्टर, यानी कि एक ऐसे मटेरियल का नाम हमें लिखना है जिसमें लस्टर यानी कि चमक होती है। तो वो मटेरियल कौन सा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड हैज लस्टर। ठीक है, तो गोल्ड हमारा आंसर है। तो सिर्फ गोल्ड ही है क्या, गोल्ड के अलावा कोई और मटेरियल भी है जिसमें शाइन होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर में भी शाइन होती है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में भी शाइन होती है, आयरन है, आयरन में भी शाइन होती है। तो सिर्फ क्या जो हमारे धातु हैं सिर्फ उनमें ही शाइन होती है, नहीं बच्चों। ठीक है, धातु में तो होती ही है, ऐसे भी नहीं कि सारे ही धातु चमकदार होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हमारे अधातु होते हैं, जैसे कि आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी उसका जो सरफेस है बहुत ज्यादा शाइनी होता है आयोडीन का। ठीक है, तो आयोडीन भी एक लस्टरस आइटम है। बात करें डायमंड की, तो डायमंड भी क्या है, एक लस्टरस आइटम है। हम जानते हैं सबसे चमकदार, अगर हम सबसे हार्डेस्ट और सबसे शाइनी की बात करें तो वो हमारा डायमंड ही तो है। ठीक है, अब ये जो डायमंड है तो ये क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। ठीक है, तो कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि कार्बन तो हमारा नॉन मेटल है, तो डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल ही है। लेकिन फिर भी कैसा है, काफी ज्यादा लस्टरस ये होता है। चलिए, क्लियर। अगर हम बात करें नॉन लस्टर की, तो नॉन लस्टर्स वो होते हैं जिनकी सतह पर हमें कोई भी रोशनी या चमक नहीं दिखाई देती। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लकड़ी है, जैसे तो लकड़ी कैसी है, नॉन लस्टरस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई अधातु है, सारे अधातु नहीं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आयोडीन की, तो आयोडीन भी अधातु है लेकिन वो कैसा है, चमकदार है। डायमंड भी अधातु है लेकिन चमकदार है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, मेन सल्फर हमारे पास है, तो ये कैसे होते हैं, इनमें चमक नहीं होती किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विच मटीरियल इज हैवियर, आयरन और कॉटन। अब हमें बताना है कि आयरन और कॉटन में से कौन सा हैवी होता है, कौन सा भारी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक टुकड़ा लोहे का है और एक टुकड़ा कॉटन का है, हम ये नहीं कह रहे कि इनका वेट इक्वल है ना, वेट इक्वल वाली बात नहीं कर रहे। अगर हम ये कहेंगे कि 1 kg हमारे पास आयरन है और 1 kg हमारे पास कॉटन है, तो इन दोनों में से भारी कौन सा है, तो इन दोनों में से कोई भी भारी नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों 1 kg है।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक स्मॉल पीस हमारे पास आयरन का है और एक स्मॉल पीस हमारे पास कॉटन का है, ठीक है, कॉटन का कुछ इस प्रकार से होगा, तो इन दोनों में से कौन सा पीस भारी है? क्या आयरन भारी है या क्या कॉटन भारी है? तो इसका आंसर हमें पता है कि अगर हम कॉटन को देखें तो कॉटन कैसा होता है? बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है। फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप हुई रहती है, यानी कि वायु जो है उसके अंदर फंसी हुई रहती है, ठीक है, इस वजह से वो फूला हुआ रहता है। अगर हम उसका वेट लेते हैं तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एक पीस आयरन की बात करें, ठीक है, तो हम देखेंगे आयरन जो है वो भारी होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई भी वायु, किसी भी प्रकार से वायु जो है वो ट्रैप नहीं हुई होती, इसीलिए आयरन जो है वो हैवी होता है कॉटन से। लेकिन 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन की अगर हम बात करें तो दोनों, देखो वेट क्या है दोनों का, बराबर है, तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसा नहीं यहाँ पर कि आयरन भारी होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों, इनको अब आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए, कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी हमने किए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।